थर्ड, कार्य शिक्षा गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। समुदाय प्रतिभा के संदर्भ में स्कूल अथवा विद्यालय से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। स्कूल का अर्थ। स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है। इस शब्द का अर्थ है अवकाश। यद्यपि स्कूल का यह अर्थ विचित्र सा लगता है, परंतु यह वास्तविकता है कि प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से संबोधित किया जाता था। ऐसा लगता है कि उस युग में अवकाश काल को ही आत्म विकास समझा जाता था, जिसका अभ्यास अवकाश नामक निश्चित स्थान पर किया जाता था। अतः अवकाश शब्द का अर्थ है आत्म विकास अथवा शिक्षा। निश्चित समय के भीतर समाप्त सैन्य ये अवकाशालय ऐसे स्थान बन गए जहाँ पर शिक्षक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के भीतर समाप्त करने लगे। इस प्रकार आधुनिक युग में स्कूल का एक भौतिक अस्तित्व होता है, जिसकी चार दीवारी में बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। अवकाश शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए एफ लीच ने लिखा है, वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन तथा उच्च कक्षाओं के स्कूलों में बदले गए। एकेडमी के सुंदर उद्योगों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूल का विकास हुआ। दोस्तों, हम शॉर्ट में थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब और भी इम्पोर्टेंट आंसर देखने हैं। स्कूल की परिभाषा। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास व दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। जे.एम. रॉस के अनुसार स्कूल वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया कि समाज सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। स्कूल की आवश्यकता। प्राचीन युग में मानव का जीवन अत्यंत सरल था। उस युग में ज्ञान की इतनी वृद्धि नहीं हुई थी जितनी आज हो गई है। इस कारण यह उस युग में मानव की आवश्यकताएं सीमित थीं। वैसे स्कूल के रूप में भी जनसाधारण के लिए स्कूलों की स्थापना करना केवल आधुनिक युग की देन है। जैसे जैसे जनतंत्रवादी दृष्टिकोण विकसित होता गया, वैसे वैसे स्कूलों के रूप में भी परिवर्तन होता चला गया। चीन, मिस्र, यूनान, रोम, बेबीलोनिया तथा भारत आदि सभी देशों में स्कूल के जन्म की यही कहानी है। आगे देखते हैं स्कूल का महत्व। दोस्तों, स्किप करके मत देखना, बहुत से स्टूडेंट काट के देखते हैं, वीडियो फिर समझ में नहीं आता है। ये बेवकूफ़ी मत दिखाना, पूरी वीडियो देखना तभी समझ में आएगा आपको। देखते हैं इसमें स्कूल का महत्व। पॉइंट 1, विशाल सांस्कृतिक संपत्ति। वर्तमान युग में ज्ञान इतना अधिक विकसित हो गया तथा सांस्कृतिक संपत्ति भी इतनी विशाल हो गई कि शिक्षा देना परिवार तथा अन्य अनौपचारिक साधनों के सामर्थ्य से परे की बात है। और परिवार तथा विश्व को जोड़ने वाली कड़ी
यानी परिवार बालक में प्रेम, दया, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग, सेवा तथा अनुशासन एवं निस्वार्थता आदि गुणों को विकसित करता है। परंतु परिवार की चार दीवारी के चक्कर में पड़कर बालक के ये सारे गुण उसके निजी संबंधियों तक ही सीमित रह जाते हैं। इससे उसका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है। विशिष्ट वातावरण की व्यवस्था तीसरा पॉइंट है। इसमें देखते हैं, अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा दी गई शिक्षा किसी निश्चित योजना पर आधारित नहीं होती है। परिणाम स्वरूप इन संस्थाओं का वातावरण इतना अस्पष्ट तथा विरोधी होता है कि उसका बालक के व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास परिवार, समुदाय तथा धर्म आदि अनौपचारिक साधनों का कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य तथा पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं होता। फ्रोएल का विचार है। जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोएल का भी मत है, माताएं बालकों की आदर्श गुरु होती हैं तथा परिवार द्वारा प्राप्त हुई अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और प्राकृतिक होती है। मैडम मॉन्टेसरी का विचार है। मैडम मॉन्टेसरी ने भी परिवार की शिक्षा की प्रशंसा की है, इसीलिए उनकी शैक्षिक संस्था बच्चों का घर में प्रेम और स्वतंत्रता का वातावरण पाया जाता है। और आगे देखते हैं हम इसमें, केजी सेदेन ने ठीक लिखा है, व्यक्ति की शिक्षा पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करती है। यदि ये सभी वातावरण परिवार के अच्छे रीति रिवाजों पर आधारित है तो इनका व्यक्ति की विचारधारा और विकास पर प्रशंसनीय प्रभाव पड़ेगा तथा उसकी शिक्षा न केवल उसके लिए अपितु संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परिवार के प्रमुख कार्यों से आप क्या समझते हैं? 2020 में आया है। या फिर बोल सकते हैं, नई तालीम में परिवार की भूमिका की व्याख्या कीजिए। परिवार के कार्य, शारीरिक विकास, बालक के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उसका शारीरिक विकास करना परिवार का मुख्य कार्य है। और बालक यानी वह स्वयं नहीं, इसमें दिखाते हैं हम, बताते हैं इसमें आपको। इस संबंध में माता की ममता विशेष उल्लेखनीय है। वह स्वयं नहीं खाती, बालक को खिलाती है। वह स्वयं नहीं खेलती, बालक को खिलाती है तथा वह स्वयं नहीं सोती, बालक को सुलाती है। इस प्रकार बालक के शारीरिक विकास पर उसके परिवार का गहरा प्रभाव पड़ता है। और परिवार में माता पिता अपने बालक के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उसके शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन, वस्त्र, खेलकूद, व्यायाम आदि की अच्छी से व्यवस्था करके ऐसे सुंदर वातावरण का निर्माण करते हैं कि उसमें साफ सुथरा रहने, व्यायाम करने तथा अन्य सभी स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं को करने के उपयुक्त तो आदतें पड़ जाएं। दूसरे शब्दों में बालक के स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास की चिंता जितनी अधिक माता पिता को हो सकती है उतनी अधिक संसार के और किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती। मानसिक विकास, परिवार का दूसरा कार्य बालक का मानसिक विकास करना है। स्मरण रहे कि मानसिक विकास के लिए विचार, कल्पना, निरीक्षण तथा परीक्षण आदि मानसिक शक्तियों का विकास आवश्यक है। संवेगात्मक विकास,
संवेगात्मक विकास में हम देखते हैं बालक के संवेगात्मक विकास पर भी परिवार का गहरा प्रभाव पड़ता है। घर की सफाई, फर्नीचर, पेड़ पौधे, फल फूल, चित्र, गृह सज्जा तथा इसी प्रकार के तत्व बालक को हर समय संवेगात्मक दृष्टि से प्रभावित करते हैं। और इसके विपरीत जिन परिवारों में सदैव कलह, लड़ाई झगड़े, मारपीट का वातावरण बना रहता है, उन परिवारों के बालकों में भय, घृणा, क्रोध, चिंता तथा ईर्ष्या आदि अनेक निषेधात्मक संवेग विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार पारिवारिक वातावरण का बालक के संवेगात्मक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक विकास, परिवार एक सूक्ष्म समाज है जहाँ पर बालक का सामाजिक विकास होता है। वैसे तो बालक को सामाजिक दृष्टि से विकसित करना स्कूल का कार्य है, परंतु चूँकि परंपरागत स्कूल इस कार्य को करने में अब असफल हो चुके हैं, इसीलिए आजकल उनके स्थान पर सामाजिक विकास को विकसित करने के लिए प्रगतिशील स्कूलों को स्थापित किया जा रहा है। और इसमें इस दृष्टि से बालक को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए परिवार से अच्छे और कोई संस्था नहीं है। परिवार में बालक अन्य सदस्य के साथ रहते हुए सामाजिक आदर्शों, परंपराओं, व्यवहारों को सीखता रहता है। इससे उसमें प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना, सहयोग, त्याग, परोपकार, उत्तरदायित्व, न्यायप्रियता आदि अनेक सामाजिक भावनाओं एवं गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। धार्मिक विकास, परिवार ही ऐसी संस्था है जहाँ हर बालक का धार्मिक विकास बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है। ऐसे धार्मिक वातावरण में रहते हुए बालक एक विशेष धर्म का पालन करने लगता है तथा उसमें अनेक नैतिक तथा धार्मिक गुण विकसित हो जाते हैं। नैतिक यानी सत्य, धार्मिक और धर्म जो धर्म से संबंधित गुण हैं विकसित हो जाते हैं। संस्कृति का हस्तांतरण, यानी आज के औद्योगिक युग में संस्कृति का संरक्षण, विकास तथा हस्तांतरण वैसे तो स्कूल का कार्य है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि परिवार इस महत्वपूर्ण कार्य से विमुख हो गया है। यही कारण है कि अब भी हिंदू परिवारों में तथा मुस्लिम संस्कृति मुस्लिम परिवारों में जीवित है। भाषा का विकास, यद्यपि भाषा की शिक्षा आजकल स्कूलों तथा कॉलेजों में दी जाती है, परंतु परिवार में रहते हुए बालक अपनी मातृभाषा को सरलतापूर्वक सीख जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से आप क्या समझते हैं, सविस्तार चर्चा कीजिए। RTE का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें देखते हैं RTE का संक्षिप्त टिप्पणी देखते हैं। इसमें हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक लंबी कहानी है। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा। और सभी राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास शुरू किया। आगे चलकर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जो निम्न प्रकार है, यानी राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करने उपबंध करेगा। और माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले
अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए रक्षा के अवसर प्रदान करे। और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 का में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 जोड़ा गया, जो निम्न प्रकार है। इसमें दिखाया गया 6 से 14 वर्ष जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आगे चलकर 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया। इसी संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE राइट टू एजुकेशन कहते हैं। इस संबंध में यानी इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू यानी कानून के रूप में लागू भी कर दिया। संक्षिप्त नाम इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। परिभाषा इस अधिनियम में प्रयुक्त विशेष शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिनका स्पष्टीकरण हमने आगे संदर्भवश कर दिया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार 6 से 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हुआ। प्रवेश न दिए गए बालक या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध है और अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार भी है। राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। राज्य सरकारों के कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य, माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। राज्य सरकारों का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा। प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। प्रवेश के लिए आयु का सबूत, प्रवेश से इनकार न करना। इतने प्रावधान सब दिए गए हैं इस अधिनियम में। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना, विद्यालय के मान और मानक, अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, गैर सरकारी प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि 2010 में आया है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं इसमें शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFTE 2010 से। इसमें देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2010। इसमें देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग
1882 की सिफारिशों के आधार पर शिक्षक शिक्षा के रूप में परिवर्तन होना शुरू हुआ। 1947 में हम स्वतंत्र हुए। 1961 में हमने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना की और इसे स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के स्वरूप निर्धारण का कार्यभार सौंपा। इसने सर्वप्रथम 1975 में शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी एक दस्तावेज सेकेंडरी टीचर एजुकेशन कैरिकुलम प्रशिक्षित किया और उसमें दूसरा दस्तावेज प्रकाशित किया, टीचर एजुकेशन कैरिकुलम ए फ्रेमवर्क। इसमें इसने प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों की शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए और साथ ही उनके पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। 1988 में उसने इस संबंध में तीसरा दस्तावेज प्रकाशित किया। इसने उसने शिक्षकों की जो नियम है इसमें बताया गया संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 1995 में इस एक्ट के अनुसार इसका संगठन किया गया। 1996 में इसने शिक्षक शिक्षा संबंधी नया दस्तावेज तैयार किया और उसे 1998 में कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम इसे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता की NCF 2005 एवं RTE 2009 के अनुसार समकालीन प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। उत्तर में हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार नई तालीम, शिक्षा, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य शिक्षा और सामुदायिक संलग्नता की समकालीन प्रासंगिकता, ये चित्र बना हुआ है बुनियादी शिक्षा का। गांधी जी ने शिक्षा को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा था जो सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त अन्याय, हिंसा व असमानता के प्रति राष्ट्र की अंतरात्मा को जगा सके। नई तालीम व कार्य शिक्षा ने आत्मनिर्भरता व व्यक्ति के आत्मसम्मान पर जोर दिया था, जो ऐसे सामाजिक संबंधों का अधिकार बने जिनकी खासियत हो समाज के भीतर व बाहर अहिंसा। और इसमें बताया है उन्होंने ऐसे भारत का जो गांधी जी हैं उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें प्रत्येक बालक अपनी योग्यता व संभावनाओं की तलाश कर सके और दूसरों के साथ विश्व के पुनर्गठन के लिए काम कर सके। एक ऐसा विश्व जिसमें आज भी राष्ट्रों के बीच, समाज के भीतर तथा मानवता व प्रकृति के बीच संघर्ष बरकरार है। यहाँ पे आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अभिव्यक्ति शिक्षा संबंधी सरोकारों को स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आयोगों द्वारा मुखरित किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 2005 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय ढांचा 2009-10 ने गांधी जी की नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य शिक्षा और सामुदायिक संलग्नता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक माना और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में गांधी जी की नई तालीम को महत्वपूर्ण स्थान देने की सिफारिश की। आज की वैश्विक परिस्थिति बहुत ही खराब है और इस परिस्थिति में भी गांधी जी का शिक्षा दर्शन अत्यंत प्रासंगिक एवं आवश्यक है।
आगे देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। शिक्षा क्रियाओं का आधार पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम की अवधारणा विस्तृत एवं व्यापक है। इसमें वे समस्त अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालय में प्राप्त करता है। अतः इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम को नियोजित करने का प्रयास शिक्षाविदों और सरकार के द्वारा किया गया। और सुप्रसिद्ध राधाकृष्ण आयोग, मुदालिर आयोग और कोठारी आयोग तथा सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों ने भी पाठ्यक्रम निर्धारण के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 तक चली इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का निर्माण किया जाए। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रश्न नंबर 9 में है ये। और आगे देखते हैं इससे हम विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की भूमिका जो होती है, अभिभावक जो होते हैं माता पिता, उनको विस्तार से समझाया जाए। आगे देखते हैं विद्यालयी मामलों में माता पिता की भागीदारी 2021 में है। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। शिक्षा वह कुंजी है जो जीवन के द्वार को खोलती है और बच्चे के जीवन में माता पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता परिवार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं और विद्यालयी मामलों में माता पिता को भागीदारी और विद्यार्थी की सफलता के बीच सकारात्मक संबंध है। आगे देखते हैं जीवन में शिक्षा के मूल माता पिता ही होते हैं। बच्चों के अपने शिक्षक उनके माता पिता ही होते हैं। वे बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते हैं, उनके व्यवहार को अच्छा बनाते हैं। केवल यानी छोटा बड़ा बड़ी सीखना ही शिक्षा का भाग नहीं होता, बल्कि अच्छे संस्कार व उत्तम व्यवहार ही एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान होते हैं। ये संस्थाएं गांव के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर प्राथमिक विद्यालयों के कामकाज और उनकी सुविधाओं की देखरेख करती हैं। माता पिता की विद्यालय संबंधी मामलों में भागीदारी को उतना ही महत्व देने की ज़रूरत है जितना कि अन्य शिक्षा सुधारों को। इसी तरह अभिभावकों की भागीदारी से जुड़े कार्यक्रमों को दिशा देने के लिए मानक तैयार करना तथा उनकी गुणवत्ता व प्रभाव का मूल्यांकन करते रहना भी जरूरी है। समुदाय के साथ सहयोग, समुदाय के संसाधनों का उपयोग करना। माता पिता बच्चे के जीवन का आधार हैं और बच्चे को सबसे बड़ी ताकत घर से ही मिलती है। माता पिता को अपनी भूमिका निभाने के लिए जिस हिम्मत और कुशलता की ज़रूरत होती है, उसे पुष्ट करके विद्यालय कर्मी तथा कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी अच्छी तरह बच्चों का लालन पालन करने में माता पिता की सहायता करते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA के उद्देश्य लिखिए। माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का गठन किया गया। आगे देखते हैं इसमें जो RMSA का उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण आयोजन करना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, गांधी जी ने कहा था निरक्षरता हमारे देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप और कलंक है।
शिक्षा नीति यानी कार्य नीति में महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार है। शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, संगठनों प्रबंधन की व्यवस्था करना, लोक अभियान शुरू करना। आगे देखते हैं। अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व को लिखिए। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से अभिभावक शिक्षक की स्थापना की गई। और आगे देखते हैं इसमें, जब अभिभावक विद्यालय के कार्यों में रुचि लेते हैं तो उनकी शैक्षिक उन्नति के लिए विभिन्न कार्यों में सहायता के लिए तत्पर भी होंगे। संघ के उद्देश्य बालक के हित को दृष्टि में रखते हुए पारिवारिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना। समुदाय शब्द का अर्थ क्या है? समुदाय का अर्थ समूह, झुंड, ढेर होता है। समुदाय की दो प्रकारों के नाम बताइए। औद्योगिक समुदाय, व्यापारिक समुदाय। स्कूल शब्द किस शब्द से बना है? स्कूल शब्द से बना है NSKHOLE। परिवार के कार्यों को बताइए। सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। समुदाय के शैक्षिक कार्यों को बताइए। स्कूल की स्थापना करना, सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। MSM का पूरा नाम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष आरंभ हुआ? 2001 से। गांधी जी के प्रायोगिक ज्ञान या अनुभवजन्य ज्ञान या शिक्षा के अर्थ एवं संप्रत्यय की सविस्तार विवेचना कीजिए। अनुभवजन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व एवं क्रियान्वयन विस्तार पूर्वक चर्चा की 2021 में, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। देखते हैं। अनुभवजन्य शिक्षा, अर्थ एवं संकल्पना। अनुभवजन्य शिक्षा यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग वह शिक्षा है जो अनुभव पर आधारित है और बच्चों को शाब्दिक ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। अनुभवजन्य अधिगम अनुभवों द्वारा प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित है, और अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन में जितने अधिक या जितने व्यापक अनुभव होते जाएंगे, उनका अनुभवीकरण अधिगम का क्षेत्र उतना ही व्यापक होता चला जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना पूरा। देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट। कोलब 1984 के अनुसार अधिगम एक चक्रीय क्रम में चलता है तथा हमारे विचार अनुभवों द्वारा निर्मित एवं संपोषित होते हैं। बेसिक शिक्षा अथवा वार्धा शिक्षा योजना 1937 को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक देश की शिक्षा उनकी कुछ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मांगों को पूरा करती है तथा दूसरी ओर वह स्वयं बालक के व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है। बालक का बौद्धिक, भावनात्मक तथा भौतिक विकास करती है। इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज प्रत्येक देश की शिक्षा आधार के दो किनारे हैं जिनके बीच से वह सदैव बहती है। शिक्षा के द्वारा बालकों में सामूहिक लगाव तथा सामाजिक संबंधों के महत्व की चेतना जागृत होती है तथा जनतंत्र के आदर्शों के प्रति उनमें श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है। देखते हैं इसमें, एक जनतंत्र देश में शिक्षा का यही धैर्य होना चाहिए जो शिक्षा इससे विमुख है। भारतीय समाज का हित उससे नहीं होता। जब राष्ट्रीय आंदोलन सफल हुआ तो देशोद्धार में लगे देश के नेताओं तथा मनीषियों ने भारतीय शिक्षा की आलोचना की और दृष्टि डाली।
उन्हें ये दोष खलने लगे। उन्होंने ब्रिटिश समकालीन समाज की आलोचना की और देश के नवनिर्माण में सहायक होने वाले राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप पर विचार आरंभ किया। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। आप बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं 2021 में, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। उत्तर में देखते हैं बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। बेसिक शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है। उसके मूल में भारतीय संस्कृति की कहानी है। उसके भविष्य में भारत राष्ट्र की संपन्नता तथा भारत समाज का नवनिर्माण निहित है। बाल प्रधान शिक्षा की योजना चाहे किसी प्रकार की हो, उसका उद्देश्य चाहे जो हो, प्रत्येक स्थिति में वह बालक की शिक्षा है। और पेस्टोलॉजी, फ्रोयल, मैडम मॉन्टेसरी, डीबी आदि सभी विद्वानों की यही धारणा रही है। इन्हीं विचारों तथा धारणाओं के फलस्वरूप पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में एक बाल अध्ययन आंदोलन भी चला, और जिसके आधार पर यह घोषित किया गया कि शिक्षा प्रणाली पाठ्य वस्तु तथा वातावरण जिसके बीच बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं, बालक के स्वभाव के अनुकूल होनी चाहिए और बालक की अपनी स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं। शिक्षा में उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। संपूर्ण ज्ञान की इकाई के संदर्भ में वर्तमान शिक्षा का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि उसमें ज्ञान को बहुत से विषयों के अंतर्गत वर्गों तथा टुकड़ों में बांटकर बालकों को प्राप्त कराया जाता है। यह बिल्कुल अस्वाभाविक है। देखते हैं हम। अतः बालक के लिए ज्ञान अधिक स्पष्ट हो जाता है तथा उसे अंगीकार तथा आत्मसात करना उसके लिए सुलभ हो जाता है। साथ ही इसी प्रकार प्राप्त किया जाता है। यानी प्राप्त किया हुआ ज्ञान श्रृंखलाबद्ध होने के कारण अधिक व्यवहारिक तथा उपयोगी भी होता है। क्रिया प्रधान शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली क्रिया प्रधान है। उसमें सारे ज्ञान को अनुभवजन्य माना गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बालक के स्वभाव के अनुकूल बालक स्वभाव से क्रियाशील होता है। उसके अंतर में विविध इसमें देखते हैं गांधी जी की नैतिक मान्यता को स्पष्ट कीजिए। सत्याग्रह युद्ध का एक नैतिक विकल्प है, इसीलिए उच्च कोटि की नैतिकता का पालन आवश्यक है। सत्य और अहिंसा की इसके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। देखते हैं हम इसमें बेसिक शिक्षा को सफल बनाने के सुझावों को स्पष्ट कीजिए। बेसिक शिक्षा को सफल बनाने के सुझाव। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, इसमें देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की? 1903 में की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? 1920 में। गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा के मुख्य तत्व लिखिए। गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख तत्व प्रेम, सत्य, अहिंसा और निर्भीकता, सत्याग्रह है। गांधी जी की शिक्षण पद्धति का आधार क्या है? गांधी जी की शिक्षण पद्धति का आधार क्रिया। बालक कार्य करके सीखे, ऐसा करने से बालक में आत्मविश्वास होता है।
दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आप चाहते हैं हम आपको यानी सभी क्लासेस दें, यानी सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी क्लासेस दें, तो और आप सभी क्लासेस चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आगे इसमें देखेंगे अगली वीडियो।